Good morning, my very dear students. I, Anush Shrivastava, welcome you all on my YouTube channel, Shrinomics and Accounts. Topic of today's discussion is privatization. I am discussing about Indian economy. पहले मैंने डिस्कस किया इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 और फिर आप डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इससे रिलेटेड दो वीडियोस मैं पहले डाल चुका हूं, दैट इज कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन. एंड नाउ द टॉपिक इज प्राइवेटाइजेशन. बहुत ही हीटेड टॉपिक है ये प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग के हम बाद में जाते हैं, लेकिन आप अक्सर न्यूज़पेपर्स में ये पढ़ते हैं कि मजदूरों में ये बहुत ज़्यादा रोष है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में ये बहुत ज़्यादा रोष है, या उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट उनके ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेटाइजेशन कर रही है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन? व्हाट आर द रीजंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन? दैट आई एम ट्राइंग टू कवर इन दिस टॉपिक. व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? तो पहले तो समझिए पीएसयू क्या होता है. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जिसमें कैपिटल सरकार की लगी होती है, कंट्रोल सरकार का होता है, मैनेजमेंट सरकार का होता है, पॉलिसी मेकिंग भी सरकार करती है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन भी सरकार करती है. बाकी जितने लोग बाग होते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जो उस जगह पर काम कर रहे होते हैं. जब ये तीन चीजें मैंने फोकस की है, कैपिटल दैट इज ओनरशिप, दूसरा दैट इज कंट्रोल एंड थर्ड इज मैनेजमेंट. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ पीएसयूज इज प्राइवेटाइजेशन. किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल, मैनेजमेंट और ओनरशिप ट्रांसफर प्राइवेट प्लेयर को कर दी जाए. प्राइवेट प्लेयर एक हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल होगा, ये गवर्नमेंट नहीं होगा. जब ये ट्रांसफर कर दिया जाता है तो हम लोग उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं. अब ये ओनरशिप के ट्रांसफर का मतलब क्या है इसको समझें. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल शेयर कैपिटल होती है. शेयर्स जो खरीदता है उसे शेयर होल्डर्स कहते हैं. जो शेयर होल्डर है वो ही एक्चुअली ओनर ऑफ द फर्म है. ये जो शेयर्स खरीदे गए हैं एक बहुत सारे लोगों द्वारा खरीदे जा सकते हैं, किसी एक कंपनी द्वारा खरीदे जा सकते हैं, लेकिन जब ये शेयर्स बिकते हैं तो ट्रांसफर होनी शुरू होती है ओनरशिप. इसके बाद मैनेजमेंट कब बदलता है? जब किसी कंपनी के 50% शेयर से ज्यादा किसी एक बॉडी के पास आ जाए, ग्रुप ऑफ पर्सन या एक पर्टिकुलर कंपनी, 50% से ज्यादा शेयर अगर किसी एक बॉडी के पास आ जाते हैं तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट उसका हो जाता है. सारे के सारे डिसीजंस वो ले रहा होता है और स्वाभाविक सी बात है ऐसी जगह पर मैनेजमेंट ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है. ओनरशिप ट्रांसफर कैसे हुई है? जब आप शेयर्स बेच रहे हैं. मैनेजमेंट कब ट्रांसफर हो रहा है? जब 50% शेयर से ज्यादा ट्रांसफर हो गए. जिसका मैनेजमेंट होगा उसके डिसीजंस लगेंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, तो उसका कंट्रोल भी ट्रांसफर प्राइवेट हैंड पर होगा. Privatization is selling the equity of any organization more than 50% is. अब ये जो मैंने आपको बताया है इसके लिए तीन टर्म समझिए. तीन टर्म से ट्रांसफर होता है. पहला वर्ड है डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, तीसरा टर्म है सेल आउट. व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. पहले इन्वेस्टमेंट समझे. सरकार जब एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश कर रही थी 1950 से 1990 के अंतर्गत एक पीएसयू को एस्टैब्लिश किया जा रहा था, तो गवर्नमेंट उस पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रही थी. दैट वाज इन्वेस्टमेंट. अब जब बड़ा बनाया ऑर्गेनाइजेशन है, इसके शेयर्स को वो बेचेगी तो इसके पास पैसा आ जाएगा. इन्वेस्टमेंट तब किया था, बेचा, शेयर्स बेचे तो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया. दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट. किसी भी कंपनी के अगर शेयर बेचे जा रहे हैं तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है, चाहे वो 1% इक्विटी बेची जाए, चाहे 100% इक्विटी बेची जाए. लेकिन यदि 50% से ज्यादा आपने ट्रांसफर कर दिया, 50% से ज्यादा इक्विटी अगर आपने उठा करके बेच दी, तो उसे हम लोग क्या कहना शुरू करते हैं? प्राइवेटाइजेशन. क्योंकि इसमें मैनेजमेंट और कंट्रोल भी हाथ से निकल जाएगा. हो सकता है 26% इक्विटी गवर्नमेंट के पास हो, कुछ शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, लेकिन जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बैठा होगा वो प्राइवेट बैठेगा. सेल आउट. जब किसी कंपनी को पूरा तरीके से बेच दिया जाता है, बाल को पूरी की पूरी बेची गई थी, 100% बेच दी गई थी, अगर पूरी बेच दी जाती तो उसे सेल आउट कहते हैं. लेकिन ये तीनों टर्म्स आपको इसलिए क्लियर होने चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन तभी हो जाता है जब हम 50% शेयर्स ही उठा करके
बेच रहे होते हैं, अगर 50% से ज्यादा शेयर हमने ट्रांसफर कर दिए तो फिर ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट तीनों चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी, जिसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। अब सेकंड टॉपिक है, प्राइवेटाइजेशन अच्छा है या प्राइवेटाइजेशन बुरा है। बहुत सारे लोग बाग हैं जो कहते हैं, इस डिबेट में पढ़ते हैं, प्राइवेटाइजेशन इज गुड और प्राइवेटाइजेशन इज बैड। निष्कर्ष में बाद में बताऊंगा। सबसे पहली बात, प्राइवेटाइजेशन के मेरिट्स क्या है, व्हाट आर मेरिट्स। पहला पॉइंट है इंप्रूव्ड एफिशिएंसी। समझें कैसे। ये जितने भी पीएसयूज होते थे, इनके जो डायरेक्टर्स बैठते थे, इनके जो जनरल मैनेजर्स बैठते थे, या इनके जितने भी गाइडिंग बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर्स होते थे, वो ब्यूरोक्रेट्स होते थे। ये सिंपल एजुकेशन करके आते थे, ग्रेजुएशन करते थे। इसका ग्रेजुएशन करने के बाद ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर क्वालिफाई करते थे, जो बहुत हाई रेटेड होता है। इसका एग्जाम कोई छोटी चीज नहीं होती है, बहुत नॉलेज चाहिए उसके लिए, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन इसके बाद जब वो लोग आकर के उस बिजनेस को संभालते थे तो उनके पास बिजनेस एक्यूमेंट नहीं था, उनके पास मैनेजरियल नॉलेज नहीं थी, उनके पास स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का कोई आधार नहीं होता था, वो एक जनरलिस्ट होते थे। They were not प्रोफेशनल मैनेजमेंट थिंकर्स जो एफिशिएंसी बढ़ा सकें, क्वालिटी समझ सकें, सेल्स मैनेजमेंट समझ सकें, प्रोडक्शन मैनेजमेंट समझ सकें। उनके पास ऐसा कोई कोर्स उन्होंने किया नहीं होता था। वो जनरल एक्यूमेंट लगा करके अपने फर्म को बढ़ा रहे होते थे, जो बिजनेस में बहुत ज्यादा काम नहीं आती है। देन सेकेंड इज नो पॉलिटिकल कंट्रोल। तो इसमें इंप्रूव्ड एफिशिएंसी क्यों थी? क्योंकि अब कंपनीज हायर करेगा एक्सपर्ट मैनेजर्स को। दूसरा, नो पॉलिटिकल कंट्रोल। प्राइवेट फर्म हो गई है, अब प्राइवेट फर्म हो गई तो उसमें पार्लियामेंट का कोई रूल नहीं लगेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा है उनका रूल नहीं लगेगा, ब्यूरोक्रेट्स ऑफ गवर्नमेंट का रूल नहीं लगेगा, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस से बाहर है। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। बिजनेस यूनिट्स छोटे छोटे टर्म के बारे में सोच सकती हैं, स्मॉल अपॉर्चुनिटीज पर भी काम कर सकते हैं। जो 4 या 5 साल में लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं, उनको भी अपना टारगेट बना सकती है और उनको अटेन कर सकती है। प्रेशर ऑफ शेयर होल्डर्स। कंपनीज की परफॉर्मेंस बराबर रेट होती रहती है स्टॉक मार्केट में। अगर कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उनका शेयर मार्केट प्राइस, शेयर का प्राइस मार्केट में बढ़ता रहता है, रेट हो रही है। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है तो उसके शेयर्स गिरने शुरू हो जाते हैं। प्रेशर ऑफ शेयर होल्डर इन कंपनीज को बाध्य करता है कि अपनी एफिशिएंसी को लगातार बढ़ाते रहें। गवर्नमेंट वाज नॉट हैविंग एनी सच प्रेशर। अगर कोई कंपनी लॉस कर रही तो भी उनको कोई परेशानी की बात नहीं है। एक एक एम्प्लॉय प्राइवेट फर्म का बहुत प्रेशर बियर कर रहा होता है अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए। देन नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड कंपटीशन। प्राइवेटाइजेशन होगा तो एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां आएंगी। जब बहुत सारी कंपनियां आएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन हमेशा एफिशिएंसी और क्वालिटी को इंप्रूव करता है। And then next is government will earn tax by higher sales। जब ये कंपनीज उठा करके खूब प्रॉफिट कमा रही होंगी तो कितने तरीके के टैक्सेस पे करते हैं। प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक्साइज टैक्स पे कर रहे हैं। अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट अर्न किया है तो कॉर्पोरेट टैक्स ऐड कर रहे हैं। अगर कंपनी के एम्प्लॉइज सैलरी अटेन कर रहे हैं तो उनको भी इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है। अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी को पे करना पड़ रहा है। इसके अलावा सेल्स टैक्स अलग से आ जाता है। तो कंपनी को, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर सेल्स बढ़ जाएगी तो। These were the positive things of privatization, but there were certain negative things of privatization also। मैं इसको भी हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज है, जब प्राइवेट कंपनी आती है तो एक नेचुरल मोनोपोली बननी शुरू हो जाती है। What is natural monopoly in economics? It has nothing to do with the nature। जब एक कंपनी का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट उठाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के जब बेनिफिट उठते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम आ जाता है, तो उनका कंपटीशन कोई छोटी फर्म नहीं कर पाती है। जब कोई छोटी फर्म होगी तो उसका सेल्स कम होगा, सेल्स कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। उन परिस्थितियों में वो बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं अटेन कर पाते हैं। Then next is neglect of public interest। कोई भी कंपनी उस सेक्टर में काम कर रही होगी जहां उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा। वो बिजनेस इसी बात पर कर रहे हैं कि वेदर देयर इज प्रॉफिट मोटिव इज बीइंग फुलफिल्ड और नॉट। अगर प्रॉफिट अटेन हो जाएगा तभी वो बढ़ेंगे, तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई जगह नहीं रह जाती है। Then next is government losses potential dividend। बहुत सारी नवरत्नास और मिनी नवरत्नास का भी डिसइन्वेस्टमेंट किया गया जो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। मारुति का एग्जांपल ले लीजिए, हाईली प्रॉफिटेबल प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन था, आखिर में इसका भी डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। देन नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ रेगुलेटिंग पोटेंशियल मोनोपोलीज। जो पोटेंशियल मोनोपोलीज है जिनका रेफरेंस मैंने यहां लिया, इनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, दैट्स ए इश्यू। और लास्ट है शॉर्ट टर्मिज्म ऑफ फर्म। हर फर्म की अप्रोच, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका गोल बहुत शॉर्ट टर्म का हो जाता है, जो नेशनल इकोनॉमी के लिए, मैक्रो इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है।
नाउ प्राइवेटाइजेशन क्या चीज है? प्राइवेटाइजेशन ट्रांसफर है। अब क्वेश्चन ये आता है वेदर प्राइवेटाइजेशन इज गुड और नॉट गुड, ये तो मैंने डिस्कस कर दिया। प्राइवेटाइजेशन सरकार ने किया क्यों? लिबरलाइजेशन के अंतर्गत मैंने कहा कि ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज के चेंजेस किए गए जिसके अंतर्गत प्राइवेट प्लेयर्स को आने की परमिशन दे दी गई, प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा दिया गया, एसएसआईज को बढ़ावा दिया गया। तो जो बने बनाए पीएसयूज थे उनको बेचने की क्या जरूरत थी? ये एक जटिल क्वेश्चन है। मतलब एक अच्छा संस्थान है पीएसयू, आप प्राइवेट को बढ़ते दीजिए, लेकिन पीएसयू को बेचने की आवश्यकता क्या है? तो समझने की कोशिश कीजिए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जितने भी थे वो 20-30 साल पुराने थे। ये 20-30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। अभी तक ये काम कर रहे थे क्योंकि मोनोपोली थी, इनके पास कोई चैलेंज नहीं था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया कि प्राइवेट फर्म्स को आने दिया जाए, तो 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का कंपटीशन नई प्राइवेट फर्म की टेक्नोलॉजी से, अपडेटेड टेक्नोलॉजी से होगा। यानी वो जो लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन है अब कहीं कंपटीशन में खड़े नहीं हो पाएंगे। कंपटीशन अगर करवाना है तो पहले इनकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी होगी, जिसके लिए बहुत मैसिव एक्सपेंस की जरूरत है। ये भी तय हो चुका था तब तक कि हम ग्लोबलाइज करेंगे और मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंडिया में आएंगी जिनकी टेक्नोलॉजी और ज्यादा अपडेटेड होगी। अब एक 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाला एक पीएसयू और उसके बाद विदेश से आने वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी की अपडेटेड टेक्नोलॉजी, आप बताइए क्या पीएसयू का कोई भविष्य दिखाई दे रहा है? तब तक नहीं है जब तक उसमें टेक्नोलॉजिकल अपडेशन ना हो। टेक्नोलॉजिकल अपडेशन के लिए सरकार को बहुत सारी कैपिटल लगानी थी, जबकि गवर्नमेंट का एजेंडा बदल गया था। गवर्नमेंट का एजेंडा ये हो गया था कि अब उसे पीएसयूज को अपडेट ना करके अब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांस करना है, जिससे नई प्राइवेट फर्म्स आ सकें, मल्टीनेशनल कंपनीज आ सकें, ट्रांसनेशनल कंपनीज आ सकें। तो आखिर में ये फैसला ही लिया गया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को चूंकि हम अपडेट नहीं कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकली, तो अब इनको प्राइवेट प्लेयर्स को दे देना चाहिए। प्राइवेट प्लेयर्स इनको खरीद करके इसमें एक्स्ट्रा कैपिटल लगाएंगे, इसकी टेक्नोलॉजी को अपडेट करेंगे और ये पीएसयू किसी तरीके से रिवाइव कर जाएगा। ये मान के चलिए कि पीएसयूज को खत्म होना ही था। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अपडेशन के लिए इंटरनेशनल डेट सरकार ले नहीं सकती थी और फिजिकल परफॉर्मेंस सरकार के पास इतनी थी नहीं कि इसमें इन पीएसयूज का टेक्नोलॉजिकल अपडेशन किया जा सके। तो उसको सिर्फ ओनरशिप कंट्रोल ट्रांसफर की प्राइवेट फर्म्स में, जिससे कि वो ज्यादा कैपिटल इंड्यूस कर सके, उसका टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस कर सके और वो उन पीएसयूज को आगे कैरी किया जा सके अंडर प्राइवेट कंट्रोल। एंड दैट इज व्हाई पीएसयूज वर सोल्ड आउट, प्राइवेटाइज्ड टू द इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। आई होप मैंने ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश की, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरी मेल पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट इज anushri143.as@gmail.com। विल बी वेरी फील ऑनर टू रिजॉल्व एनी ऑफ योर क्वेरी। आगे के आने वाले वीडियोस में मैं आगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी लर्निंग।